आज हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। मोशन इसके पहले आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। मोशन क्या होता है? चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट with respect to time is called motion। सिंपल डेफिनेशन है। अब देखिए, हम लोग मोशन का स्टडी फिजिक्स में क्यों करते हैं? क्योंकि जो मोशन है, जितना भी नेचुरल थिंग्स है, मैक्सिमम नेचुरल थिंग्स में होता है। जो हमारा अर्थ है उसमें मोशन होता है, या आगे बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं मोशन करते हैं, जैसे बर्ड्स है, एरोप्लेन है, बहुत सारा चीज़ होता है। तो फिजिक्स का एक ब्रांच होता है मैकेनिक्स। इस मैकेनिक्स में ऑब्जेक्ट के पोजीशन को स्टडी किया जाता है, चाहे ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या मोशन में। मैकेनिक्स में दोनों को स्टडी किया जाता है, रेस्ट और मोशन दोनों को। अब इसका दो फॉर्म होता है। एक होता है काइनेमेटिक्स और एक डायनेमिक्स। और एक स्टैटिक्स। तीन होता है। स्टैटिक्स में हम लोग जो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट होता है उनका स्टडी करते हैं, और काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में हम लोग जो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसका स्टडी करते हैं। काइनेमेटिक्स में अब इसमें भी मोशन का स्टडी करते हैं और इसमें भी मोशन का स्टडी करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि काइनेमेटिक्स में मोशन के कॉज को डिटरमाइन नहीं किया जाता है। काउज ऑफ मोशन को नेग्लेक्ट किया जाता है, इसमें काउज ऑफ मोशन को कंसीडर नहीं किया जाता है। जबकि डायनेमिक्स में काउज ऑफ मोशन को कंसीडर किया जाता है। अब काउज ऑफ मोशन क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट है, अभी रेस्ट में है, तो मोशन में कब आएगा? मोशन में ये तभी आएगा जब इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा। तो इस ये जो बॉडी है रेस्ट में था, मोशन में कब आया? इस पे ये फोर्स एक्ट, जब ये फोर्स एक्ट हुआ मीन्स इसका कॉज ऑफ मोशन क्या है? ये फोर्स। जब फोर्स को कंसीडर किया जाता है उस पार्ट को डायनेमिक्स बोला जाता है, और जब फोर्स को कंसीडर नहीं किया जाता है, सिर्फ मोशन देखा जाता है, ये ऑब्जेक्ट बस चल रहा है चल रहा है चल रहा है, इसके मोशन को ही बस कंसीडर किया जाता है। क्यों चल रहा है, किसके कारण ये चला, किसके कारण इसमें मोशन हुआ, अगर उसको कंसीडर नहीं किया जाता है तो वो काइनेमेटिक्स में आता है। अब देखिए, चेंज इन पोजीशन, मोशन का डेफिनेशन क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। तो मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग इसके पोजीशन को कैसे समझेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ, इसका पोजीशन डिफाइन कैसे करेंगे? पहले ये सोचिए, कोई ऑब्जेक्ट है कहीं पे रखा हुआ है,
हम उसका पोजीशन डिफाइन कैसे करेंगे? तो पोजीशन डिफाइन करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। हम लोग अभी जस्ट कोऑर्डिनेट भी पढ़े हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ में, उसमें आया था कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई और जेड और एक ओरिजिन आया था। तो जो ओरिजिन होता है वही रेफरेंस पॉइंट होता है। मीन्स किसी भी पॉइंट के या किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को दिखाने के लिए वी नीड ए रेफरेंस पॉइंट। हमको एक रेफरेंस पॉइंट का जरूरत होता है और वो रेफरेंस पॉइंट हम लोग ओरिजिन लेते हैं या मेन जो होता है वो ओरिजिन लेते हैं और दूसरे केसेस में और कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अभी इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिफाइंड नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इसको स्पेस में लाते हैं, मीन्स जहां हमारा एक्स वाई और जेड एक्सिस होता है, ये स्पेस है, इसमें एक्स वाई और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस आपका इस तरह, वाई एक्सिस और ये वाला इधर बाहर में निकला हुआ ये जेड एक्सिस। तो अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, ये ओरिजिन है आपका रेफरेंस पॉइंट, इसको रेफरेंस पॉइंट से मिलाते हैं। अब हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ओरिजिन से 5 मीटर की दूरी पे, अब इसका पोजीशन डिफाइन हो गया। लेकिन जब कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं था, मीन जब हम लोग यहाँ ओरिजिन ड्रॉ नहीं किए थे, तब तक हम लोग इसका पोजीशन कैसे डिफाइन कर पाते? बस बता पाते कि ये पोजीशन जो है, सॉरी ये जो पॉइंट है एक प्लेन पे है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बता पाते। इधर है, इधर, मतलब उसका एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है ये नहीं बता पाते। अब हम लोग बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ओरिजिन से 5 मीटर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को दिखाने के लिए वी नीड ए रेफरेंस पॉइंट एंड 3 एक्सिस। 3 एक्सिस में कौन कौन आएगा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसीलिए जो मोशन हम लोग स्टडी करते हैं, इस मोशन को रिलेटिव मोशन बोला जाता है। जब तक हम लोग रेफरेंस पॉइंट नहीं लेंगे, हम लोग मोशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जैसे आप सोचिए, आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, अगर सिर्फ आप ही हैं इस वर्ल्ड में और दूसरा कुछ भी नहीं है, तो आपको मोशन समझ में ही नहीं आएगा कि आप किसके रिस्पेक्ट में चल रहे हैं। या जैसे सोचिए आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो आप भी जा ट्रेन में आप भी जा रहे हैं और आपके बगल में जो पैसेंजर बैठा है वो भी जा रहा है, आपके अपोजिट में जो पैसेंजर बैठा है वो भी जा रहा है। लेकिन क्या कोई आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखता है? नहीं दिखता है, क्योंकि वहां आप लोग कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं ले पाते हैं। अगर आप लोग ट्रेन को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, तो आपको बाहर का जो स्टेशन चलता हुआ दिखता है या जो पेड़ लगा हुआ रहता है वो चलता है, या बाहर जो आदमी खड़ा हुआ रहता है वो दिखता चलता हुआ दिखता है। मीन्स अगर आप अपने आप को रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं वो दिखेगा, अगर आप उसको रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं मतलब वो अपने आप को रेफरेंस पॉइंट मान रहा है, तो आपका ट्रेन चलता हुआ दिखेगा या आप खुद चलते हुए दिखेंगे, आप आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। तो मोशन को समझने के लिए रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। बिना रेफरेंस पॉइंट के हम लोग मोशन को नहीं समझ सकते। जैसे सोचिए कि आप अर्थ पे हैं, अर्थ तो मोशन कर रहा है, अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन आपको पता चलता है कि अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है? नहीं चल पाता, क्योंकि आपका और अर्थ का दोनों का रेफरेंस सेम है, आप अर्थ पे हैं, इसीलिए आपको पता नहीं चलता। लेकिन जब आप अर्थ से बाहर जाएंगे, स्पेस में जाएंगे या सैटेलाइट से जो पिक्चर आता है उसमें आपको क्लियर दिखता है कि अर्थ मूव कर रहा है सन के चारों ओर, क्योंकि वहां का रेफरेंस पॉइंट चेंज हो जाता है। अर्थ से बाहर जाएंगे, अर्थ के बाहर अगर आपको रेफरेंस पॉइंट लेंगे तभी आपको दिखेगा कि अर्थ का मोशन हो रहा है। अगर आप अर्थ पे हैं तो अर्थ का मोशन आपको नहीं दिखेगा। इसी तरह जब आप ट्रेन पे हैं तो आपको ट्रेन का मोशन नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप ट्रेन से नीचे उतरेंगे, उससे बाहर, उस सिस्टम से बाहर आ जाएंगे, तो आपको ट्रेन का मोशन दिखेगा।
जैसे आपको फैन का मोशन दिखता है क्योंकि आप फैन के सिस्टम के बाहर है, आपको जो बर्ड्स होते हैं वो उड़ते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि आप उसके सिस्टम के बाहर हैं। आपको हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखेगा तब जब आप नीचे होंगे, जब आप खुद हेलीकॉप्टर में बैठे होंगे तब आपको ये एहसास नहीं होगा कि हमारा एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। आपको लगेगा कि नीचे का जो ग्राउंड है वो चल रहा है, वो मूव कर रहा है। ये आपको एहसास नहीं होगा कि आपका हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है। इसीलिए ये जो मोशन हम लोग स्टडी करते हैं ये सारा का सारा रिलेटिव मोशन है। अब देखिए टाइप्स ऑफ मोशन में हम लोग लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू एक्सिस या अकॉर्डिंग टू प्लेन्स हमारा मोशन तीन तरह का होता है। एक होता है फर्स्ट वन डायमेंशनल मोशन, सेकेंड है आपका टू डायमेंशनल मोशन एंड थर्ड थ्री डायमेंशनल मोशन। पहला वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, देखिए जब हम पॉइंट के पोजीशन को डिफाइन करते हैं तो स्पेस में डिफाइन करते हैं। स्पेस में तीन एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर कोई पॉइंट एक एक्सिस के अलॉन्ग चलता है मीन्स उसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है। इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, ये आपका तीन एक्सिस है। मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ आपका कोऑर्डिनेट है 2 3 5, ठीक। अब इसमें मोशन हुआ और ये यहाँ पे आ गया ये पॉइंट, और इसका अब कोऑर्डिनेट हो गया 4 6 8। तो यहाँ देखिए जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड वाई कोऑर्डिनेट होता है और थर्ड जेड कोऑर्डिनेट होता है। तो जब ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ, देखिए यहाँ 2 था यहाँ 4 हो गया। उसका वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ, यहाँ 3 था यहाँ पे 6 हो गया। और उसका जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया, यहाँ पे 5 था और यहाँ पे 8 हो गया। ठीक, देखिए यहाँ तीनों चेंज हो रहा है। तो जब तीनों चेंज होगा मीन्स वो तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स के भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वाई के भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जेड के भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऐसे को हम लोग बोलते हैं थ्री डायमेंशन। लेकिन जब कोई एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा तो हम उसको बोलेंगे वन डायमेंशन। जैसे यहाँ देखिए तो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस की बस बस एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक। तो अगर सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो अभी ये एक्स एक्सिस पे है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। मींस अभी मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट 2 0 0 है, थोड़ा और मूव किया यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट 5 0 0 हो गया। तो देखिए बस चेंज कौन हुआ है, एक्स एक्सिस 2 से 5 चेंज हुआ है, बाकी y 0 0 है और z भी 0 0 है। ना ही y एक्सिस चेंज हुआ है ना ही z एक्सिस चेंज हुआ है, बस एक ही एक्सिस में चेंज हुआ है। मींस अलोंग ए लाइन ही इसका मोशन है। इसके इसका जो मोशन है एक ही लाइन के अलोंग हो रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। मींस इसका बस एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होना चाहिए, कोई भी, या तो एक्स कोऑर्डिनेट वेरी होना चाहिए, या तो वाई कोऑर्डिनेट वेरी होना चाहिए, या तो जेड कोऑर्डिनेट वेरी होना चाहिए, बस एक ही कोई होना चाहिए। वैसे मोशन को हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोला जाता है। इसमें बस
वन कोऑर्डिनेट वेरी होता है। ठीक, अब आते हैं टू डायमेंशनल मोशन पे। तो इस तरह जो मोशन होगा, सिर्फ एक्सिस पे जो मोशन होगा उसको बोलेंगे हम लोग वन डायमेंशनल मोशन, या एक्सिस या एक्सिस के पैरेलल। जैसे ऐसे भी मूव कर, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, इसमें बस एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल कोई मूव हो रहा है, इसका बस वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। अगर कोई इधर मूव कर रहा है बस, तो उसमें बस जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, मतलब उसको बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। अब अगर दो डायमेंशन चेंज हो रहा है, या तो एक्स वाई, या तो वाई जेड, या तो जेड एक्स, अगर दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है इसको बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन। इसको बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन। जब दो एक्सिस मिलता है ना तो एक प्लेन बनता है। जैसे अभी आप लोग कोऑर्डिनेट पढ़ते होंगे, तो बस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, दो ही एक्सिस होता है, तो दो एक्सिस से एक प्लेन बनता है। इसमें जो मूव करता है, यहाँ मान लेते हैं 1 1 है, यहाँ पे 8 8, तो 1 से 8 एक्स एक्सिस चेंज हुआ, 1 से 8 वाई एक्सिस चेंज हुआ, एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहा है। तो ये जो मोशन हो रहा है ये प्लेन में हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन। इसमें दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, कोई भी दो चेंज हो सकता है, या तो एक्स वाई, या तो वाई जेड, या फिर जेड एक्स। अब आता है थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन को हम लोग बोलते हैं मोशन इन स्पेस। इसको हम लोग बोलेंगे मोशन इन स्पेस। इसमें तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एक्स भी, वाई भी और जेड भी। अब इनका एक एक एग्जांपल लेते हैं। मोशन वन डायमेंशनल मोशन में क्या हो जाएगा, जो एकदम स्ट्रेट मोशन हो रहा है, जैसे कोई कार एकदम सीधे स्ट्रेट रोड में चल रही है, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग चल रही है, उसको हम लोग बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। देखिए इसी में आपको दिख जाएगा, ये है आपका वन डायमेंशनल मोशन, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। दूसरा, अगर इस तरह का मोशन हो रहा है, इसमें एक्स और वाई दोनों चेंज होगा, इस वाले मोशन को हम लोग बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन। जबकि अगर ऐसे भी कोई चल रहा है, ये भी टू डायमेंशनल होगा, ऐसे भी चल रहा है, ये भी टू डायमेंशनल होगा, कोई सर्कुलर पाथ में चल रहा है, ये भी टू डायमेंशनल होगा, क्योंकि यहाँ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहा है। अब जो थ्री डायमेंशनल मोशन होता है वो एक्चुअल मोशन होता है जो स्पेस में होता है। जैसे फ्लाइंग ऑफ बर्ड, फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन, हम लोग जो मूवमेंट करते हैं या हम लोग कूदते हैं, ये सब जो मोशन है वो थ्री डायमेंशनल मोशन कहलाता है। अब देखिए मोशन के बाद हम लोग देखते हैं डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होता है, देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसका एक पोजीशन है, हम लोग इसके पोजीशन को ए से दिखा रहे हैं। अब मोशन क्या होता है कि चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लोग ये जो ऑब्जेक्ट है इसका पोजीशन चेंज कर रहे हैं। अभी ये था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मानते हैं कि अभी इसका पोजीशन ये है, फिर इधर अगर चल रहा है राइट में,
ऐसे ऐसे इसका पोजीशन चेंज होगा। ऐसे यहाँ पे मान लेते हैं इस पोजीशन से आके रुक गया बी पे, तो जितना भी पोजीशन चेंज हुआ है इन सबको अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो एक पाथ बनता है। ये क्या बना है, एक पाथ मीन्स इसी रास्ते से ए बी की तरफ गया है। ये पाथ चेंज भी हो सकता है, मान लीजिए बी के पास इसको जाना है, इसका मन ऐसा है जाना है, ऐसे ऐसे अलग अलग पोजीशन चेंज करते हुए जा रहा है। ठीक, तो ये भी एक पाथ है ए टू बी का। इसको अब स्ट्रेट लाइन में मूव करने का मन नहीं है, ये ऐसे जाना है। ये भी एक पाथ है। मीन्स ए से बी तक पहुंचने का बहुत सारा रास्ता हो सकता है। तो अब देखिए डिस्टेंस क्या होता है, ए से बी तक जाने में तीन पाथ है, तीनों पाथ का डिस्टेंस अलग अलग होगा। तो डिस्टेंस जो होता है वो होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट is called distance. Actual length of path traced by an object is called distance. मीन्स कोई ऑब्जेक्ट जो रास्ता बनाता है उसी के एक्चुअल लेंथ को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। अब देखिए ये एक्चुअल लेंथ क्या है, यहां से यहां तक जो जाने में जो इसके बीच का जो इस पाथ का एक्चुअल लेंथ है, यहाँ से हम लोग लेंथ मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो एक्चुअल लेंथ मान लीजिए ये आता है 10 मीटर। तो इस पाथ से अगर हम जाएंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, 10 मीटर। 10 मीटर क्या है, इस पाथ का एक्चुअल लेंथ है। ठीक, अब इससे अगर आते हैं मान लेते हैं 6 मीटर, तो अगर इस पाथ से जाते हैं हम लोग कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, 6 मीटर, क्योंकि एक्चुअल लेंथ इस पाथ का कितना है, 6 मीटर है। अब अगर इस लेंथ से जाते हैं मान लेते हैं 12 मीटर, तो ए से बी तक अगर इस पाथ से जाते हैं हमको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 12 मीटर। 12 मीटर क्यों, क्योंकि इस पाथ का एक्चुअल लेंथ कितना है, 12 मीटर। तो डिस्टेंस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस क्लियर हो गया आपका। जहां से हम लोग मोशन स्टार्ट करते हैं, अगर हम लोग यहाँ से अपना मोशन स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट कहलाता है और ये फाइनल पॉइंट। ठीक, तो मोशन तो यही होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच। अब इसमें पाथ अलग अलग हो सकता है, ठीक, तो उसी पाथ की लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। लेकिन कोई एक डिस्टेंस ऐसा होगा जो उसके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, सबसे छोटा डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस से हम लोग कहां पे आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड final point
ऑफ ए पाथ is called displacement। ठीक, तो ये देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन से पता चलेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बताएगा शॉर्टेज डिस्टेंस। अब शॉर्टेज डिस्टेंस का डायरेक्शन भी गिवन है कि हमेशा हम लोग कहाँ से चलेंगे, स्टार्टिंग टू फाइनल, मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, मतलब इसका डायरेक्शन भी फिक्स है, कहाँ से कहाँ, किधर से किधर, स्टार्टिंग से फाइनल, इनिशियल से फाइनल। तो जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड का मतलब उसका लेंथ कितना है, 5 मीटर है, 7 मीटर है, 10 मीटर है, ये उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू, उसको हम वेक्टर बोलते हैं। और जिसमें बस मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, या डायरेक्शन बहुत ज़्यादा वेरी करता हो, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर। तो देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आपका मेंशन है कि डायरेक्शन आपका इनिशियल टू फाइनल है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन जब हम लोग डिस्टेंस का बात करते हैं, तो अभी हम लोग देखे थे ए से बी तक जाने का अलग अलग बहुत सारा पाथ हो सकता है। ऐसा भी पाथ हो सकता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन आप नहीं बोल सकते ए टू बी है, क्योंकि यहाँ देखिए अपोजिट में जा रहा है, तो इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है डिस्टेंस का। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस का डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसलिए जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, इसीलिए उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इनका डिफिनेशन क्लियर हो गया। डिस्टेंस का क्या होता है डिफिनेशन, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ ए पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब हमको देखना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में और क्या क्या डिफरेंस होता है। सबसे फर्स्ट डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। हम शॉर्ट में लिखते हैं, आपको अगर एग्जाम में आएगा आप लोग पूरा लेने लिखिए। सेकंड क्या होता है, डिस्टेंस कांट बी जीरो। अगर मोशन हुआ है तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगर थोड़ा सा भी कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इसमें थोड़ा सा भी मोशन हुआ है तो इसका लेंथ कुछ ना कुछ होगा, 1 mm ही हो या 2 mm ही हो, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का जब बात आए, तो अगर हम बहुत लंबा डिस्टेंस भी कवर करते हैं, जैसे अगर हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ है और फिर से हम ए पे ही आ जाते हैं, तो हमारा इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है, दोनों
अब हम इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, वो तो 0 आएगा। अगर दोनों पॉइंट सेम है तो उस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0। मतलब अगर सर्कुलर मोशन हम लोग कर रहे हैं, ए से मूव करना स्टार्ट किए और फिर ए ही पे आ गया, तो हमारा इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है, इनके बीच का डिस्टेंस 0 होगा, मींस डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है।